क्लास 9th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पहले भी आपको क्लास 8 में सब्जेक्ट हिस्ट्री में 1, 2, 3 आपको पढ़ाया गया था या 1, 2, 3 के बारे में बताया गया था। पुनः आज एक्सरसाइज 2 अध्याय 2 चैप्टर 2 के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये अध्याय ये चैप्टर का हेडिंग है यूरोप एक महादेश है, जिस तरह से एशिया भी एक महादेश है, ठीक उसी प्रकार के यूरोप भी एक महादेश है। तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग यह जानेंगे कि यूरोप महादेश में किस प्रकार से समाजवाद का आगमन हुआ और रूसी क्रांति, रूस में क्रांति हुआ। तो यह सबसे पहले कि यूरोप जो महादेश था या रूस में जो लोग थे, तो समाज के लोग मुख्य रूप से 3 विचारधारा के लोग। एक उदारवादी विचारधारा के लोग थे, दूसरा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे और एक ऐसे विचारधारा के लोग अनुयायी थे, समर्थक थे, जो यह समझते थे रेडिकल विचारधारा के लोग थे। एक रेडिकल विचारधारा के लोग थे। उदारवादी लोग एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, एक ऐसा समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान अवसर मिले, सबको एक समान समझा जाए। ये उदारवादी विचारधारा के लोगों का विचार था। किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाना। दूसरा, रेडिकल समूह के लोग जो थे वो यह चाहते थे कि समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। रेडिकल समूह के लोग परिवर्तन चाहते थे। वे इसका पूर्ण रूप से विरोध करते थे कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार मिला हुआ है, इसका पूर्ण रूप से विरोध करते थे। रूढ़िवादी विचारधारा के जो अनुयायी थे, समर्थक थे, वे समाज में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं चाहते थे। कुछ पुरानी जो परंपरा है, कुछ पुरानी जो विचारधारा है, वह रहना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग भी जो थे, वो जन्म सिद्ध जो अधिकार जो मिला हुआ था, जो राजा के वंशज हैं, उन्हें जन्मना जो अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार के विरुद्ध थे। उनका भी यह मानना था कि व्यक्ति को यानी इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, योग्यता के आधार पर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार का विचारधारा तो खास करके जो रूस में जो था, एक खास लोगों का ही विशेष महत्व दिया जाता था और इसके कारण से दूसरा, रूस की अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर था। रूस का अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर था, क्योंकि उस समय 1814 से पूर्व
लगभग या 1914 से पूर्व रूस में 80% लोग कृषि कार्य पर निर्भर थे, क्योंकि विश्व के देशों से तुलना करने पर रूस का बहुत अधिक आबादी कृषि पर आश्रित था, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन या अन्य राष्ट्रों में कृषि पर निर्भर लोगों का संख्या मात्र 40 से 50% ही था। यह एक पहचान है पिछड़ा हुआ राष्ट्र और विकसित राष्ट्र में। जिस राष्ट्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में कृषि पर निर्भर रहते हैं, वह राष्ट्र पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। जिस राष्ट्र के लोग कम संख्या में कृषि पर निर्भर हैं, वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र है। तो इस तरह उस समय रूस जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। वहाँ कल कारखाना उद्योग काफी विकसित नहीं था। कृषि के उत्पादन रूस में काफी होता था और उसका निर्यात भी होता था। इस प्रकार से यह रूस का स्थिति था। पुनः इस तरह से रूस में लोग काफी तंगी की स्थिति में थे। समय के अनुसार 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो जानते ही हैं कि एक तरफ केंद्रीय शक्तियां जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्र, दूसरे तरफ रूस और इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन यह युद्ध केवल यूरोप महादेश का ही युद्ध नहीं रहा, यह युद्ध एक विश्व युद्ध के रूप में बदल गया और इस तरह से इस युद्ध का परिणाम बड़ा ही घातक हुआ। दोनों देशों में पहले तो उस समय रूस का शासक जार निकोलस सेकेंड था। वहाँ का रूसी पार्टी जो था, बोल्शेविक पार्टी जो था, वह भी युद्ध में जार निकोलस सेकेंड पर साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, जार निकोलस उदासीन होता गया। इस युद्ध से हटना शुरू किया और यहाँ तक कि सैनिक भी युद्ध से हारने लगे थे। लगभग 30 लाख सैनिक रूस के मारे गए थे। 20 लाख से अधिक लोग रूस में शरणार्थी बन गए थे और इस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गया था। युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद यह अर्थव्यवस्था जो रूस का कमजोर हुआ, इससे रूसी जनता का बिल्कुल स्थिति खराब होने लगा। बाजार में सामान का कीमत बढ़ने लगा, हर चारों तरफ महंगाई दिखाई पड़ने लगा और इससे जार निकोलस का रूस की जनता भी विरोध करना शुरू किया और इसका परिणाम जो मार्क्स लेनिन का जो पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी जो था, वह विरोध करना शुरू किया और इस तरह से 1917 में रूस में
एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। 1917 में रूस में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ और यह क्रांति रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह रूस का क्रांति जो है मुख्य रूप से जो रूस है 3 भागों में 3 वर्गों में डिवाइड था। 3 विचारधारा के मानने वाले लोग जो थे, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल समूह जो थे, ये सारे वहां जो है समाप्त हो गए। किसानों में भी अलग अलग मत और विचार के लोग जो थे, कुछ सामंती किसान थे, कुछ भूमिहीन किसान थे, कुछ छोटे मोटे किसान थे जो लघु किसान कहा जाता है। यह रूस का स्थिति था और इस तरह से रूस में एक बहुत बड़ा क्रांति 1917 में हुआ। कहा जाता है कि खून का नदी रूस में बहा और मुख्य रूप से यह 2 वर्गों के बीच एक युद्ध हुआ। एक रूस 2 वर्गों में बटा, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा गरीबों का वर्ग। पूंजीपति वर्ग को उस समय रूस में बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। तो इन 2 वर्गों के बीच युद्ध शुरू हुआ। गरीबों का संख्या अधिक था, पूंजीपतियों का संख्या कम था और इस तरह से पूरा रूस को घेराबंदी करके और सारे रूस के पूंजीपतियों को मार्क्स लेनिन के नेतृत्व में यानी सफाई किया गया, उनको 6 इंच छोटा किया गया, यानी उनका गर्दन काट दिया गया। इस तरह से ऐसा माना जाता है कि गर्दन जो होता है वो 6 इंच का होता है, क्योंकि मार्क्स लेनिन का कहना था कि ये पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं वो एक काफी जो इनको धन से, इनको संपत्ति से काफी लगाव होता है। ये अपने पुत्र को त्याग सकते हैं, लेकिन अब जीते जी अपने संपत्ति को ये नहीं त्याग सकते हैं। इसलिए मार्क्स लेनिन का कहना था कि इन पूंजीपतियों को बिना सफाई किए हुए, बिना 6 इंच छोटा किए हुए रूस का पर यहाँ का विधि व्यवस्था, यहाँ परिवर्तन लाना संभव नहीं है। और इस तरह से रूस में परिवर्तन करके, क्रांति के द्वारा परिवर्तन करके, और वहाँ यानी बोल्शेविक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ और इस पार्टी के प्रथम वहाँ के प्रधान जो बने वो मार्क्स बने, मार्क्स लेनिन बने। लेकिन मार्क्स लेनिन कुछ ही दिनों के बाद पार्टी का संचालन किए। कुछ दिनों के संचालन करने के बाद इनका मृत्यु हो गया। ये रूस की व्यवस्था में पूर्ण रूप से सुधार नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का नीति होता है पहले क्रांति, फिर शांति लाना, पहले विकास को अव्यवस्थित करना, फिर उसे व्यवस्थित करना, इस प्रकार का नीति होता है। तो इस प्रकार का पूरा रूप जो था वो अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, टूट गया था। तो मार्क्स लेनिन के नेतृत्व में यानी पूरा जो है देश का शासन का बागडोर आने के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम जो है रूस में चलाया गया। सबसे पहले इस कार्यक्रम को चलाने यानी भूमि जो था पहले निजी भूमि था, कुछ किसानों के पास यानी बहुत अधिक भूमि था, कुछ के पास बहुत कम था, कुछ भूमिहीन था। तो इस प्रकार से इस भूमि को यानी सभी किसानों के बीच बंटवारा न करके इस भूमि को सामूहिकीकरण किया गया, सामूहिक खेती पर बल दिया गया, एक बड़ा बंदी किया गया, एक फार्म तैयार किया गया और उस फार्म में पंचायत स्तरीय फार्म बना करके और कृषि का कार्य किया गया। और इस तरह से ऐसा देखा गया तो उपज में भी काफी वृद्धि हुआ। कल कारखाना जैसे मार्क्सवादियों का वो कहना था
मार्क्स लेनिनवादियों का कहना था कि ये किसी भी चीज का निजी संपत्ति जो है वो बुराइयों का जड़ होता है। निजी संपत्ति बुराइयों का जड़ होता है। इसलिए न तो कृषि का कार्य निजी होगा, न तो कल कारखाना उद्योग होगा। ये क्या होगा? सामूहिक होगा। ये सामूहिक होगा और इसमें सभी लोग काम करेंगे, सबको उचित मजदूरी दिया जाएगा। इस प्रकार का व्यवस्था रूस में, क्योंकि निजी कल कारखाना उद्योग कृषि होने पर मजदूरों का काफी शोषण होता है, उसे काम अधिक लिया जाता है, मजदूरी कम दिया जाता है। इस प्रकार से पूंजीपतियों के द्वारा इनको काफी शोषण किया जाता है। तो इस बुराइयों से बचाने के लिए ये सामूहिक कल कारखाना उद्योग पर बल दिया गया, सामूहिक कृषि पर बल दिया गया रूस में। और इस तरह से क्योंकि इससे जो आय होगा, वह जो लाभ होगा वह राष्ट्र का लाभ रहेगा। इसमें एक एक जनता का बराबर का हकदार होगा। लेकिन जो निजी कारखाना उद्योग होते हैं उससे मुनाफा उसका केवल मालिक को होता है। काम करने वाला श्रमिकों को जो मजदूरी मिलता है केवल उतना है का ही वह हकदार होता है। उस मुनाफे में वह किसी प्रकार का शेयरदार, हकदार, हिस्सेदार नहीं होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि निजी कल कारखाने उद्योग के जो मालिक होते हैं उनका दिन दुना रात चौगुना प्रगति होता है और काम करने वाले श्रमिकों का ह्रास होते जाता है। इस बात का कट्टर विरोधी था मार्क्स लेनिन। और इस तरह से पूर्ण रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को में परिवर्तन लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मार्क्स लेनिन का अंत हो गया, देहांत हुआ और इसके बाद जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया था वह अधूरा रह गया। लेकिन अब इसे बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में चला गया। मार्क्स लेनिन के बाद स्टालिन के हाथों में चला गया। तो वास्तविक रूप में ऐसा कहा जाता है कि रूस को विकास की पटरी पर लाने का अगर श्रेय है तो स्टालिन का है। स्टालिन जिस समय रूस की गद्दी पर बैठा था उस समय स्टालिन को गद्दी पर बैठने के बाद रूस का खजाना पूर्ण रूप से खाली था, कैश नहीं था और रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध में जो कर्ज में डूब चुका था, कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। रूस उतना अधिक दबा हुआ था कि उस कर्ज से उबरना काफी मुश्किल था। स्टालिन गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले यह विचार विमर्श करने लगा कि किस प्रकार से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से रूस की जो कर्ज दाता देश हैं उनके कर्ज से किस प्रकार से निपटा जाए। इसके लिए वह स्टालिन काफी मंथन किया और मंथन करने के बाद यह एक निष्कर्ष निकाला कि विकास देश का केवल एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, उसी रास्ता से देश का विकास हो सकता है। उसी व्यवस्था, उसी मार्ग से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। वह व्यवस्था क्या है? स्टालिन सोचा कि वह माध्यम है, वह रास्ता है विकास का, वह है शिक्षा। बिना शिक्षा का विकास संभव नहीं है। और जो कर्जदाता देश जो थे उनको स्टालिन जो है यह सूचना दिया कि यानी मैंने आपका हमारे देश के ऊपर जो आपका कर्ज दिए हुए हैं यह कर्ज हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कर्ज के एवज में जो एडवांस जो मुनाफा लेने के लिए, जो ब्याज लेने के लिए जो दर तय है वह हम देने में सक्षम नहीं है। और इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं तो अपना मूलधन वापस ले लीजिए। और इस तरह से कर्जदाता देशों को वह स्टालिन जो है वह मूलधन दे करके सबसे पहले देश को कर्ज से मुक्त बनाया। और स्टालिन के पहले जार निकोलस सेगेल के शासनकाल में
रूस के जितने भी स्कूल, कॉलेज या सारी जो संस्थाएं थी उसमें बिल्कुल केवल यानी बेंच टेबल कुर्सी ही दिखाई पड़ता था। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संख्या नगण्य था, बेंच कुर्सी ही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार से यानी रूस का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब था। रूस में अशिक्षित लोगों का संख्या काफी अधिक था। तो स्टालिन ने सोचा कि विकास का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वह रास्ता है शिक्षा। तो इस तरह से स्टालिन अपना प्रथम बजट में सबसे अधिक यानी 70% देश की कुल आय यानी 100 रुपया में 70 रुपया यानी स्टालिन जो है वो अपने बजट में शिक्षा पर खर्च करने पर के लिए बजट बनाया और मात्र 30% 30 रुपया में अन्य कार्य को यानी चलाया जाएगा, यानी कार्य को किसी तरह से निभाने का संकल्प लिया किसी पर क्योंकि। और दूसरा स्टालिन ने यह भी घोषणा किया रूस में कि प्रत्येक बच्चों को विद्यालय जाना बहुत जरूरी है और जो बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे उन बच्चों को मार दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए धमकाया ताकि टोटल बच्चे जो हैं विद्यालय जाएं, उनके माता पिता विद्यालय भेजे। और इस तरह से रूस में स्टालिन के प्रथम सत्र में ही यानी 50 से 60% बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाना शुरू कर दिए। रूस में विद्यालय जहाँ बेंच टेबल कुर्सी बेंच दिखाई पड़ रहा था वहाँ विद्यालय में बच्चों से भरा हुआ दिखाई देने लगा। और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना करके और रूस जो है को इतना आगे बढ़ाना, इतना जो आज रूस जो है वो पूरे विश्व में जो इतना आर्थिक स्थिति कमजोर था वह महाशक्ति बना हुआ है। विश्व में ताकतवर देशों में 1 नंबर में आता है। ऐसा कहा जाता है कि नंबर 1 में अमेरिका है, दूसरा में रूस है, लेकिन नंबर 1 में फर्स्ट कौन है यह कहना काफी मुश्किल हो जाता है, यानी रूस भी किसी से कम नहीं है। तो इस प्रकार से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का श्रेय स्टालिन का जाता है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना करके और रूस को आज इतना महाशक्ति जो रूस जहाँ के जनता यानी अनाज के लिए तड़पते थे और जीवन निर्वाह करने में जहाँ पर कृषि पर यानी 70 से 80% लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। यूरोप में यानी अनाज निर्यातक देश बना हुआ था, वहाँ अब रूस जो है 40-50% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। अधिक संख्या में लोग वहाँ के कल कारखाना उद्योग पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार की रूस की अर्थव्यवस्था जो है वह काफी विकसित हो चुका है। और इसके बाद रूसी चैप्टर आपको पहले भी आपको बताया जा चुका है, क्वेश्चन आंसर भी आपको बताया गया है क्लास 8 में। पुनः इसको एक बार घर पर अपने बुक के सहारे हम आज रिवीजन के तौर पर इसे आपको बताए हैं। थैंक्स।